अखिलेश मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम अखिलेश जी। और आज आपकी उपस्थिति से सचमुच हमारा अनुगुंज का मंच धन्य हो रहा है कि आज आप इतने बिजी शेड्यूल से आप समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। हमारे अनुगुंज मंच में ये एक मुलाकात का कार्यक्रम है अखिलेश जी, और जिसमें हम बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व को बुलाते हैं हर बुधवार को, और जिसमें केवल साहित्यकार नहीं, जो लोग समाज के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं और समाज में जिनसे एक पॉजिटिव थॉट्स प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बुलाते हैं। और माँ सरस्वती की कृपा से ऐसे लोग हमें मिल भी जाते हैं, जैसे आप हमें मिल गए हैं। तो बहुत स्वागत है आपका अनुगुंज मंच पर। और हम अपना ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा 3-4 मिनट पहले ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा परिचय भी देना है, उसके बाद बातचीत शुरू करनी है और लोग धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे हमारे साथ। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गए हमारे साथ। अर्चना शरण जी जुड़ गई हैं, बहुत प्रणाम अर्चना जी। और धीरे धीरे करके हमारे सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे अखिलेश जी। तो हम अपने जो सदस्य हैं, हम उनको आपका परिचय सबसे पहले देना चाहेंगे। तो हमारे बीच जो उपस्थित है राजदूत श्री अखिलेश मिश्रा जी, इन्होंने 3 फरवरी 2020 को विदेश मंत्रालय में अपर सचिव का पदभार संभाला, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके पहले वो भारतीय सांस्कृतिक परिषद के महानिदेशक थे। फरवरी 2019 से फरवरी 2020 में मालदीव में भारत के राजदूत रह चुके हैं। 2016 से 2000 मालदीव में भारत के राजदूत रहे हैं 2016 से 2019 में। और जो भारतीय सांस्कृतिक परिषद के महानिदेशक थे वो फरवरी 2019 से फरवरी 2020 में। और टोरंटो कनाडा में 2013 से 2016 तक भारत के महावाणिज्य दूत रह चुके हैं। गायत्री जोशी जी आपने ज्वाइन किए हैं, बहुत प्रणाम। श्री मिश्रा जी का पिछले असाइनमेंट में मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। विदेश विभाग भारत के संबंधों के साथ काम करने वाले उत्तरी डिवीजन के प्रमुख नेपाल और भूटान में 2011 से 2013 में रह चुके हैं। बहुपक्षीय आर्थिक के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है मिश्रा जी? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? नहीं। संबंध प्रभाग 2010 से 2011 में रह चुके हैं। काबुल अफगानिस्तान में मिशन के उप प्रमुख 2008 से 2010 तक रह चुके हैं। दार एस सलाम तंजानिया में इन्होंने उप उच्चायुक्त डेप्यूटी के रोल पर भूमिका निभाई है 2005 से 2008 में। और सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में महावाणिज्य दूत के रूप में ये रहे 2001 से 2005 में। मंत्रालय में उप सचिव विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में 1999 से लेकर 2001 तक। और भारत में विभिन्न क्षमताओं में काठमांडू नेपाल में के दूतावास में उन्होंने 1996 से 1999 तक भूमिका निभाई। रोम इटली में 1993 से 1996 और लीमा पेरू में 1991 से 1993। वहां पे इतनी सारी जगहें घूमी है आपने, मतलब आपके परिचय में ही आनंद आ गया हमको। अच्छा, जो इनका जो शिक्षा दीक्षा के बारे में हम बता दें, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से की हैं। श्री मिश्रा जी स्पेनिश, इतालवी और नेपाली बोलते हैं। अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषा में हिंदी और संस्कृत भी जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों, विशेष रूप से भारत के मुद्दों के बारे में पड़ोस और महासागर क्षेत्र के अलावा श्री मिश्रा जी की भारतीय संस्कृति, दर्शन, कविता, योग और ध्यान में गहरी रुचि। बहुत बहुत मतलब मजा आ गया आपका सारा परिचय पढ़ करके। और इस चीज का भी आनंद आ रहा है कि आप जैसे इतने विशाल परिचय के एक व्यक्तित्व हमारे सामने आज अनुगुंज मंच पर उपस्थित हैं। हमारा अनुगुंज मंच धन्य हो गया है। हमारे बीच उपस्थित हैं गायत्री जोशी जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, अर्चना शरण जी उपस्थित हैं।
हम थोड़ा सा बातचीत का दौर शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले आपका जो परिचय पढ़ने के बाद जो मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न ये कौंधा कि जो आपकी शिक्षा दीक्षा और जो आपका कार्य क्षेत्र दोनों काफी अलग हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपने एक अलग लाइन चुनी निशा जी? सबसे पहले तो निविता जी मैं आपको प्रणाम करता हूं और इस मंच से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप इतने समय से इस मंच का उपयोग कर रही हैं और समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाती हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया है। मैं सभी मित्रों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, प्रणाम करता हूं। उर्दू में एक शेर है, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। मैं समझता हूं कि बचपन से ही मैं एक समय के प्रवाह में निरंतर बहता जा रहा हूं और जो कुछ हुआ है उसका श्रेय मैं स्वयं को नहीं दे सकता हूं, मैं उस परिवेश को श्रेय देता हूं, उस ईश्वर को श्रेय देता हूं जिसने प्रतिपग संबल दिया। जैसे आपने अभी देखा कि मैं विश्व के अनेक कोनों में रह चुका हूं और कई जगह स्थितियां बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी और वो मेरे वश में नहीं था कि मैं अपने बूते आगे बढ़ पाता। मैं ईश्वर की ही कृपा से जहां भी पहुंचा हूं उसी की कृपा रही है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, तो सब उसी की महिमा है, उसी की कृपा है। मैं एक शिक्षक पिता का पुत्र हूं और मेरी भी शिक्षा के क्षेत्र में ही सबसे बड़ी रुचि थी और सौभाग्य से बचपन से ही मैं पढ़ने में अच्छा था और टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, बीटेक, एमटेक सब में था और मैं भी टीचर बनना चाहता था। लेकिन अचानक मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई जब मैं बीटेक के फाइनल ईयर में था, तो फिर मुझे विचार बदलना पड़ा और विदेश सेवा में आने के लिए फिर 1987 में मैं BHU में फिर वापस आया और फिर एमटेक की तैयारी की और सिविल सर्विसेज में भी मुझे सौभाग्य मिला और भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश की प्रतिष्ठा और देश सेवा में अंशदान करना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है किसी भी नागरिक का। मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और भारत जैसे एक देश में जो अपने आप में बहुत विविधतापूर्ण है, उसी तरह से भारतीय विदेश सेवा भी संभवतः विश्व की सबसे विविधतापूर्ण विदेश सेवा है। जैसे हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस में न केवल भाषा, धर्म, जीवन पद्धति की विभिन्नता की तरह से जितने लोग हैं, बल्कि एकेडमिक बैकग्राउंड से भी, शैक्षणिक उपलब्धियों वाले भी बहुत विविधता के लोग हैं सर्विस में। आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, मैनेजमेंट के हैं, डॉक्टर के हैं और हमारे ही बैच में एक पशुओं का चिकित्सक भी फॉरेन सर्विस में है। अच्छा। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का भारत के विदेश नीति में निरंतर महत्व बढ़ता जा रहा है, तो इस लिहाज से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते मुझे काफी सुविधा रही है। खास करके जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, तो वहाँ इंजीनियरिंग के बहुत सारे छात्र हैं भारत से, तो और विशेषज्ञ हैं इंजीनियरिंग के, तो उनसे मुझे रिलेट करने में आसानी रहती है। एक फ्रेटर्निटी सी बनी हुई है और IIT अलुमनाई का ही बहुत ही बड़ा ग्रुप है, तो उनसे जुड़ने में मुझे काफी आसानी रही। और मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग का छात्र होने से जो एक दृष्टिकोण आता है कि इंजीनियरिंग में हम कोई चीज परफेक्ट तो नहीं पाते हैं, अनेक तरह की सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को ध्यान में रख करके हम कैसे अपनी जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो इस लिहाज से इंजीनियरिंग का अध्ययन बहुत उपयोगी भी रहा है मेरे लिए। धन्यवाद जी। जी, तो वही है कि आपकी बातों से यही पता चला कि जो शिक्षा दीक्षा है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी एक क्षेत्र में अगर आप शिक्षा लेते भी हैं तो वो दूसरे क्षेत्र में उसका उपयोग कहीं ना कहीं जरूर हो ही जाता है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आपके जो परिचय में हमने जो दूसरी चीज जो आकर्षित करी कि जो आपने अपना
जो इंजीनियरिंग करी है, मास्टर्स भी और ग्रेजुएशन भी इंजीनियरिंग का, वो आपने बीएचयू से किया। तो आपकी जी शिक्षा दीक्षा के काफी साल वहां बनारस में बिताए आपने। जी और वो उम्र ऐसी होती है कि हर चीज का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि यंग होता है इंसान और बहुत जल्दी मस्तिष्क में, जहन में उन चीजों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो जी। बनारस तो अपने आप में ही साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप में प्रसिद्ध है। तो वहां के कल्चर ने आपको कैसे प्रभावित किया? बिल्कुल धन्यवाद जयता जी। संस्कृत में एक श्लोक है कि यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, कि जैसे नदियां जी अपना नाम और रूप भुला करके समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी जी तरीके से अब वाराणसी का भी ऐसा प्रभाव रहा है कि जैसे नदियों की अनेक धाराएं आती हैं विभिन्न मार्गों से और समुद्र में मिलने के लिए आतुर रहती हैं, वैसे ही वाराणसी का भी आकर्षण रहा है कि युगों युगों से आत्मीय शांति हो, मोक्ष हो और सर्वांगीण उत्थान की कामना के लिए प्राणी वाराणसी और काशी में आते रहे हैं। शिव भक्तों के लिए तो काशी एक अनन्य तीर्थ है और परम आस्था का क्षेत्र है, लेकिन जैन जी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली के रूप में वो जैनियों के लिए भी एक श्रद्धेय स्थल है। बोध गया जो कि वाराणसी के बहुत नजदीक है, महात्मा बुद्ध बोधि पाने के बाद सबसे पहले यहीं आए और अपने शिक्षक प्रथम से 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया और बौद्ध धर्म का जो चक्र है उसका प्रवर्तन हुआ। 8वीं शताब्दी में आदि शंकर ने भी वाराणसी प्रवास किया और अद्वैत का जो महत्वपूर्ण प्रतिपादन है वो वहीं पे किया। और काशी में ही जो शैव परंपरा है, अद्वैत परंपरा है, उसको एक नई चेतना, नव बौद्धिक चेतना देने का ऐतिहासिक काम किया। 1507 में पूज्य गुरु नानक देव जी भी महाशिवरात्रि के दिन काशी में आए थे और ऐसा माना जाता है कि उनकी उस यात्रा का सिख धर्म की संस्थापना में एक विशिष्ट भूमिका रही। और दो हाँ बहुत ही महान कवि कबीर दास जी और संत रविदास जी, उनकी अनेक रचनाएं हैं जो कि अभी भी काशी की जमीन में और काशी के हवा में गूंजती हैं। और इन दोनों भक्त कवियों की रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमुख स्थान मिला हुआ है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ तो अयोध्या में किया था, लेकिन उसका अंत किया काशी में। और अच्छा राम कथा का और राम के नाम को घर घर में पहुंचाने का जो ऐतिहासिक कार्य तुलसीदास ने किया, उसमें काशी की भूमिका रही है। और संयोग ये वाह भी है कि आधुनिक काल में जो नव भारत का निर्माण का स्वप्न और संकल्प लेकर उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मोदी जी, तो उन्होंने वाराणसी को ही चुना कि अपने संसदीय क्षेत्र हो और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो यात्रा का शुभारंभ हुआ वो वाराणसी से ही हुआ। तो केवल धर्म और अध्यात्म ही नहीं बल्कि सभी चारों पुरुषार्थों के अर्जन की परंपराओं के लिए वाराणसी प्रख्यात है। चाहे व्यापार हो, चाहे शिल्प हो, कलाएं हो, हस्तकलाएं हो, संगीत नृत्य हो, वस्त्र आभूषण हो, सबकी विपुल समृद्धि की कथाएं इतिहास में चित्रित हैं। भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों की बहुलता यहाँ दिखती है और जिस तरीके से वाराणसी ने सभी विभिन्न विविधताओं को समावेशित किया है, उसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। और मैं बचपन से ही उससे वाराणसी का जो चरित्र है उससे बहुत प्रभावित रहा हूँ। जी, थोड़ा मेरा व्यवधान हो गया था, किसी ने फोन कर दिया था जी। जी 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 तो जी नहीं जी बहुत अच्छा सुना, और बनारस के बारे में कुछ चीजें जैसे मुझे नहीं ज्ञान था वो आज आपसे मिला वो ज्ञान। तो यही फायदा होता है आप जैसे महापुरुषों को बुलाने का, कि जो हमारी ज्ञान की ग्रंथियां खुल जाती हैं। और बहुत सारे हमारे सदस्य भी जुड़ गए हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं उन सब सदस्यों का स्वागत करती हूँ। निवेदिता श्रीवास्तव जी, सुरेखा साहू जी, पूनम शर्मा जी, नीलम प्रभा देवगन जी, गायत्री जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब सदस्यों का। तो जो सदस्य कमेंट दे रहे हैं हम उनका नाम देख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपका नाम लें तो जो सदस्य
कमेंट दे देंगे तो मैं उनका नाम ले लूंगी। जी। तो हिंदी साहित्य, आप कविताएं भी लिखते हैं और हिंदी साहित्य में भी आपकी रुचि है। तो हिंदी साहित्य में किस साहित्यकार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों, मिश्रा जी? धन्यवाद नमिता जी। मैं समझता हूँ कि कबीर दास जी का सबसे पहला प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा आपके था, पास। और उसका एक कारण ये भी है कि कबीर दास जी की जो भाषा है वो इतनी सुग्राह्य है, इतनी सरल है कि बच्चे बूढ़े पढ़े अनपढ़ सब के सब समझ सकते हैं। और मुझे याद जी। है कि मैं कक्षा 3 में था तब कबीर दास जी के दोहों से मेरा परिचय हुआ था, और इतनी हाँ। सरल भाषा में इतना गंभीर संदेश वो दे जाते थे जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है, और एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें नए नए अर्थ, नए नए भाव और उनकी जो संदेशों की गहनता है और गूढ़ता है और जीवन का जो रहस्य है वो भी दिखने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन होता है तो वो कबीर दास जी का मेरे सबसे पुराना है, और वो अभी तक दिनों दिन गाढ़ा ही होता जा रहा है। कि जैसे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख काहे को होए। ऐसे ही मुझे बहुत पसंद है कि समाज में इतनी सारी जो निगेटिविटी है और सब लोग इस तरह से अपशब्द इधर उधर और बुराइयां हैं उन पे निगाह चलते चले जा रहे हैं और सब निगेटिव एटीट्यूड है। तो उसमें मैं कबीर दास जी का एक संदेश है जो कि मुझे बहुत बचपन से प्रभावित करता रहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। और भारत की जो मिली जुली संस्कृति है उसके एकदम अद्वितीय उदाहरण है कबीर दास जी कि, और जो कई जो भेद हैं, जो बाउंड्रीज आती हैं, उन सबको वो मिटा देते हैं। हाँ, कि वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, उनकी माता थी ब्राह्मणी थी, हिंदू थी, लेकिन उनको पाला नीरू नीमा एक मुसलमान परिवार ने। उन्होंने जिंदगी भर जुलाहे का काम किया, और हिंदू मुस्लिम सिख तीनों धर्मों की वो संगम के जैसे है। ऐसे ही चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, इन दोनों का भी भेद वो मिटा देते हैं। जो समाज सुधार में उनकी भूमिका रही है, और चाहे हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्मावलंबियों में जो कुरीतियां रही हों, जो मुसलमानों में कुरीतियां रही हों, जो अंधविश्वास रहे हों, उनके ऊपर उन्होंने कैसा कठोर प्रहार किया है और कुठाराघात किया है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से उन्होंने शब्दों में मानवीयता को धर्म से जोड़ा है कि जैसे कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। मतलब जो काफिर है वो है जो कि दूसरों का दर्द नहीं समझता है। जी। और ऐसे ही जो हिंदुओं को उन्होंने फटकारा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, व्यापक ब्रह्म सबन में एक को पंडित को जोगी। हाँ, तो जो पढ़ा हुआ है अनपढ़ है उन सब में सबके भीतर वही एक ब्रह्म है। हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न काही जाना। तो मैं अभी आज 21वीं शताब्दी में जब उनकी रचनाओं को पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि बोलने की आजादी और समाज की सहनशीलता उस समय जबकि मुसलमानों का शासन काल था, उसके बावजूद भी जिस बेबाकी से, जिस निर्भीकता से कबीर दास जी अपने विचारों को व्यक्त करते थे वो आश्चर्य करता है। और मैं समझता हूँ कि आज का सेक्युलर इंडिया उस तरह का खरापन बर्दाश्त कर पाएगा। मैं समझता हूँ कि एक कारण ये भी था कि कबीर दास को लोग सभी सहन कर लेते थे क्योंकि उनका हृदय एकदम स्पष्ट था और उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं था, जैसा आज हम देखते हैं प्राय राजनीति में और समाज में। और कबीरा खड़ा बाजार में लुए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना
चले हमारे साथ। तो जो एक सच्चा नेता होता है, जो समाज सुधारक होता है, अगर वो स्वार्थ से प्रेरित है तो उसका असर नहीं होगा। कबीर का असर इसीलिए था कि उन्होंने सबसे पहला अपना घर जला दिया। घर जलाने का मतलब कि अपना जो स्वार्थ है उसको जला दिया, और जो लोग अपने स्वार्थ को छोड़ के समाज के सुधार के लिए आगे आना चाहते हैं वही कबीर के साथ आगे चल सकते हैं। बिल्कुल। और जो धर्म की आस्था है उसमें जो प्रेम का महत्व है वो बहुत उभर कर आता है। उसमें निस्वार्थ प्रेम, प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। और फिर जब मरने लगे तो भी उन्होंने अपने जो जीवन भर कहते रहे हैं कि ढकोसले में उनको विश्वास नहीं था, अंधविश्वास में उनको विश्वास नहीं था, तो उन्होंने अपनी मरते मृत्यु से भी वही प्रतिपादन किया। सब ही भूमि बनारसी, सब तिर गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जो निर्मल घट होए, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा। धन्यवाद, धन्यवाद निवेशा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और साथ में जो आपने उदाहरण दिए उनके लिखे हुए के ना, वो तो और भी बहुत सुंदर लगा सुनने में। तो आपने ये जो ढकोसलों की बात कही और कथनी करनी में फर्क की बात कही, ऐसे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरे सामने ना एक प्रश्न हमेशा खड़ा होता है। जैसे आपको भी बहुत सारी भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, तो जो हिंदी भाषा है, मुझे क्या लगता है कि जो हिंदी भाषा को हम लोग बहुत प्रचार प्रसार की, खासकर जो हिंदी दिवस के आसपास ये बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है इन बातों में, लेकिन मैंने भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया है, और जितने लोग भी हिंदी के बहुत ज्यादा बोलते हैं हिंदी में करो, हिंदी में सारी चीजें करो, वो खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं और फिर उनको विदेशों में भी भेजते हैं। तो ये हमारे समाज में ये ढकोसला हिंदी भाषा को लेके क्यों चल रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये सवाल। निवेशा जी, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है, और ये एक तरह से दुखती रग पे हाथ रख देने वाली बात हुई, क्योंकि हम सब भारतीय आजादी के बाद से, मैं समझता हूँ उससे पहले भी, एक बहुत ही सोची समझी साजिश, एक षड्यंत्र है, उसके हम शिकार रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में लॉर्ड मैकाले ने एक मेमोरेंडम ऑफ इंडियन एजुकेशन 1835 में 1835 में तैयार किया था, और उसके आधार पर भारत में अंग्रेजी की पढ़ाई इंट्रोड्यूस की गई। तो उसका उद्देश्य अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत साफ था कि वो भारतीयों को, जो बहुसंख्यक भारतीय थे, उनको अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते थे। उनको जो पुरानी जो पश्चिम की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और लॉ की और इस तरह की जो प्रोफेशनल डिग्रीज है वो नहीं देना चाहते थे। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। कि वो चाहते थे कि वो मतलब भूरे हो, अंग्रेजी हिंदी भूरे हो, इंडियन हो, खून में रंग में हो, लेकिन वो पूरे अंग्रेजी रंग में रंगे हुए हो, अंग्रेजी दिमाग हो, सोचने का तरीका हो, अंग्रेजी मोरलिटी और इंटेलेक्चुअल जो है वो सब अंग्रेजों की तरह से कॉपी करने वाले हो। और फिर उनकी एक कल्पना थी कि यही जो छोटे से लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ के आ रहे हैं, और अंग्रेजी पढ़ाने की जो व्यवस्था हुई थी वो 3 जगह शुरू हुई थी 1857 में। वो मुंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली यही 3 जगह होंगे जहां के लोग अंग्रेजी पढ़ के निकलेंगे, और कुछ ही थोड़े से जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए लोग रहेंगे, भारतीय रहेंगे, वही अंग्रेजों के साथ मिलेंगे और फिर वो एक बिचौलिए का, दलाली का काम करेंगे, जिनसे कि जो बाकी भारतीय जनता है उनसे संपर्क स्थापित करेंगे अंग्रेजों के, अंग्रेजी जो हुकूमत वाले हैं उनसे।
तो जो अंग्रेजी भाषा का जो शुरुआती जो महत्व था वो एक बिचौलिए ग्रुप को पैदा करने का, भारतीयों को पढ़ाने का नहीं था। और आजादी के बाद जो हुआ उन सब में सत्ता में चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो या जितने भी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जो सब हुआ तो उन सब में अधिकांश वही लोग थे जो कि अंग्रेजी एजुकेशन के, अंग्रेजी शिक्षा नीति के उपज थे। हाँ, तो उनके स्वार्थ में ये था कि अंग्रेजी ही सरकारी नौकरियों में, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी की प्रभुता बनी रहे। उसका प्रभाव ये हुआ कि जो 99% इंडियंस जो कि अंग्रेजी में नहीं पढ़े थे वो उस कंपटीशन का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो जो अंग्रेजी मीडियम के जो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजी में पढ़े हुए थे उन फैमिलीज, उन एलीट फैमिलीज के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और उनको कंपटीशन से बचाए रखने के लिए अंग्रेजी को महत्व मिलता गया। और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हो या हिंदी हो, उन सब में जो पढ़े हुए लोग हैं उनमें जिंदगी भर के लिए एक हीन भावना बनी रहेगी कि अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो इसलिए वो सरकारी नौकरियों में नहीं आ पाएंगे, ठीक से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जो असली कंपटीशन है वो 1947 में कितने लोग अंग्रेजी बोलते थे, कितने लोग अंग्रेजी समझते थे? मैं समझता हूँ कि आधे और 1% लोग रहे होंगे जो कि अंग्रेजी बोलते रहे होंगे 1947 में। 1947 में पूरी जो लिटरेसी रेट थी वो 18% थी। तो कितनी सीमित हो गई थी कंपटीशन जस्ट खाली अंग्रेजी के बैरियर के चलते। तो ये बहुत बड़ा हमारे सामने आज भी ये प्रश्न है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी समझने वालों की संख्या भारत में केवल 11-12% है। हाँ, ये एक भ्रम पैदा किया है कि अगर भारत जैसे बहुभाषीय देश में केवल अंग्रेजी ही लिंक लैंग्वेज हो सकती है, ये झूठ है। हाँ, अगर कोई लिंक लैंग्वेज हो सकती है, अगर कोई लिंक लैंग्वेज सचमुच में हो सकती है जो कि जनता से जोड़ सकती है, तो वो अंग्रेजी कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मुश्किल से 11-12% लोग हैं जो कि इंडिया में अभी भी अंग्रेजी समझते बोलते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, तो लेकिन इसमें है कि अंग्रेजी का जो प्रभुत्व बढ़ा हुआ है उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा है। जो 80-85% लोग जो कि अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़े हुए हैं वो उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, वो दीनहीन भावना से ग्रस्त रह रहे हैं। तो इसमें जो एलीट ग्रुप है जो कि अंग्रेजी इस माध्यम से पढ़ा हुआ है उसका वर्चस्व बनता बढ़ता चला जा रहा है और वो जारी रहेगा। हाँ, तो और ये समस्या केवल हिंदी की ही नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं की यही समस्या है। हाँ, कि जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ा हुआ है, चाहे वो बंगाली हो या गुजराती हो या पंजाबी हो, वो भी जैसे हिंदी भाषी लोग हैं वो एक कुंठा से ग्रस्त रहते हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि आजादी के बाद जन्मे हुए हैं और बहुत सामान्य परिवार से आते हैं और संघर्ष करके ऊपर उठे हैं और उनका भारत की जनता से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, उनकी दैनिक जीवन से और जनता की जो दैनिक समस्याएं हैं उनसे परिचित रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान की तरह से चलाया हुआ है कि भारतीयों में हिंदी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के प्रति गर्व का बोध हो। हाँ, कि बोलते समय हम हीन भावना नहीं महसूस करें बल्कि सम्मान का और अपनी अस्मिता के प्रति हम गर्व करें। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में ही भाषण दिया था। जितनी भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं अपने प्रधानमंत्री अन्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से मिलते हैं तो वहां भी वो हिंदी बड़े गर्व से बोलते हैं, हालांकि उनको अंग्रेजी का भी काफी अच्छा ज्ञान है। लेकिन वो संकेत देते हैं, वो केवल बाहर के लिए नहीं बल्कि भारतीयों को संकेत देते हैं कि जो भाषाई विविधता है वो भारत की समृद्धि है।
हाँ, और इसके प्रति हमें गर्व होना चाहिए। हाँ, तो ये बोध जो है ये धीरे धीरे करके 5-6 साल में बढ़ा है, मैं समझता हूँ। और जी सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि चाहे हिंदी बोलने वाले हों या और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस बोलने वाले हों, हम बोले तो गर्व से बोले। जी जब 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 130 करोड़ 120 करोड़ हिंदुस्तानी जब गर्व से हिंदी बोलना चालू करेंगे तो दुनिया भी सम्मान से सुनेगी, बिल्कुल। और तभी तभी उसको विश्व में जो स्थान मिलना चाहिए वही मिलेगा। ऐसे ही मैं नई शिक्षा नीति जो अभी बनी हुई है उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत आशावादी हूँ, क्योंकि पहली बार ये कुछ दशकों की बात नहीं है, वे कई शताब्दियों की बात है। हाँ, कि जब से मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुए और उनका शासन चालू हुआ, तब से हाँ किसी भारतीय भाषा को इस तरह का महत्व मिला ही नहीं है। जी कोई शिक्षा नीति ऐसी नहीं थी जिसने भारतीय भाषाओं को वरीयता दी हो, उनको सम्मान दिया हो। ये कई शताब्दियों की बात है। तो जी आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पहली बार हिंदी को और अन्य भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है, और उनमें शिक्षा को प्रदान करने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर इस शिक्षा नीति को ईमानदारी से पालन किया जाए और कार्यान्वयन किया जाए तो हिंदी का भी भविष्य बहुत अच्छा होगा और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी एक बहुत दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होगा। धन्यवाद जी नीता जी। जी बहुत अच्छा बोला आपने, और बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत कम प्रतिशत है जो कि अंग्रेजी की तरफ रुझान है। अदरवाइज अभी भी अगर पूरे भारत से जुड़ना है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, और आप हिंदी में ही वार्तालाप करें तो ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे। आप जो मोदी जी के जो बता रहे थे इनिशिएटिव्स के बारे में, एक जो इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा, माई गवर्नमेंट पोर्टल करके पहले कभी नहीं देखा था, और मैंने उसमें खुद रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और उसमें डिफरेंट चीजों में जब विचार मांगे जाते हैं और हमें पूरी स्वतंत्रता होती है कि हम हिंदी में भी अपने विचार दे सकें, और बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें, बल्कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग माई गवर्नमेंट पोर्टल करके है उसको लॉगिन जरूर करें, और आप लोग देखेंगे कि बहुत चीजों में आपके भी विचार जानने के लिए गवर्नमेंट उत्सुक है, आप जरूर उसका इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपकी कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी बैठे हैं, तो बीच में कुछ कविताएं हो जाए आपकी। जी प्रस्तुत करें। कविताएं अभी सुनाने लायक नहीं है अभी। कुछ एक कविता तो सुना दीजिए, कोई एक कविता, कुछ भी याद हो। नहीं सुनाना चाहेंगे? जी कोई बात नहीं, तो कभी और आपको बुलाएंगे तो कविता का सेशन ही रखेंगे। जी अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसकी विश्व में एक अलग ही पहचान है हमारी भारतीय संस्कृति की, और इसकी विशेषताएं कुछ ऐसी है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल सब संस्कृतियों से अलग करती है। तो आपको हमारी भारतीय संस्कृति में या आपकी भारतीय संस्कृति में कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपको बेहद आकर्षित करती है? धन्यवाद अनीता जी। जो अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो एक बात है, अगर एक हम किसी विशेषता को चुने तो उसकी जो प्राचीनता है वो सबसे ज्यादा उभर कर आती है। कि ये हमारी संस्कृति ऐसी है जो कि कम से कम 5000 साल पुरानी है, और अब उसकी अविच्छिन्न अटूट परंपरा रही है, सभ्यता हमारी रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि कालिदास ने कहा था कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमत्यवद्यम। इसका मतलब यह है कि कोई चीज अगर पुरानी है वही अपने आप में उसकी गुणवत्ता का निशान नहीं है। कि कोई चीज पुरानी है वो अपने आप में ही बहुमूल्य नहीं हो जाती है, और कोई चीज नया है वो इसलिए निरर्थक व्यर्थ और मूल्यहीन नहीं हो जाता है। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति इस तरीके से हजारों सालों से चलती आ रही है, उसकी परंपरा का प्रवाह चलता रहा है। उसका कारण ये है कि उसमें जो
जो मूल्य है वो शाश्वत है। हाँ, जो आधारभूत मूल्य है संस्कृति के वो शाश्वत है, समयातीत है। और उसका जो दर्शन है, उसका जो चिंतन परंपरा है, वो हमेशा हर समय के लिए, हर युग के लिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वो अनादिकाल से अनवरत रूप से प्रतिष्ठित रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो चूंकि मैं विदेशों में भी रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं की तुलना में भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि भारत में सर्वोच्च स्थान मिला है वो जो भौतिक सामग्रियां हैं उनके इकट्ठे करने को नहीं मिला है। जो सर्वोच्च स्थान मिला है वो ज्ञानार्जन को मिला है। दर्शन का अर्थ है देखना, और जो भारत का या विश्व का जो प्रथम साहित्य है वेद का भी अर्थ है जानना। पश्चिम में क्या बोलते हैं कि जो कुछ जानना है तो आंखों से देखो, कान से अपने कान से सुनो और उसी पे भरोसा करो। जो आंखों से देख सकते हो, जो नाप सकते हो, तौल सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, और बार बार तुमको वही रिजल्ट मिलेगा, खाली उसी पे भरोसा करो। जबकि भारतीय ऋषियों ने हमें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने हमें इंद्रियों की, आंखों की सीमा का आभास कराया था। और इसीलिए उन्होंने सीमित शक्ति वाली इंद्रियों को और आंखों को और कानों को महत्व देने की बजाय कुछ और के विषय में सोचने के बारे में प्रेरित किया था। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। उन्होंने हमें सिखाया कि आप उस पर ध्यान दो जिसकी ताकत से आंखें देखती हैं, लेकिन आंखें उन्हें देख नहीं सकती है। यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमनम। तो उसको ध्यान दो, ध्यान से देखो जिसे मन सोच नहीं सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से मन को सोचने की शक्ति मिलती है, जिसकी शक्ति से, जिसके प्रभाव से मन को मनन की शक्ति मिलती है, वह महत्वपूर्ण है। और आंखें हैं वो धोखा खाती हैं। कई बार हम रस्सी को समझ लेते हैं कि रस्सी में देख लेते हैं कि सांप है और फिर डर जाते हैं। ऐसे ही हम कई बार समझते हैं कि ये बहुत मधुर है, लेकिन उसका परिणाम उल्टा निकलता है। यत् दग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम। कि हम कोई पदार्थ लेते हैं, कोई काम करते हैं, वो शुरुआत में बहुत सुखद लगता है, लेकिन उसका परिणाम है वो दुखद है, विष की तरह से है। ऐसे ही जो कई बार ऐसा होता है कि यत् दग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, कि दूसरा पक्ष है कि शुरुआत में बहुत कटु लगता है, लेकिन उसका फल बहुत अमृत के तुल्य होता है। तो जो भारतीय ऋषि थे, उन्होंने हमें आंखों से देखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमें कहा आवृत्त चक्षुष से देखो, कि आंखें मूंद के देखो, ध्यान से देखो, मनन करके देखो। आंखें हैं वो प्रकृति के हिसाब से बहिर्मुखी हैं। आंखें केवल बाहर देख सकती हैं, कान केवल बाहर सुन सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञान अपना सचमुच बढ़ाना है तो आंखों को अंतर्मुखी बनाओ, इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाओ। ध्यान से ही तुम एक बड़े सत्य का अनुभव कर सकते हो। और अगर हम बाहर की देखने की बजाय अपनी इंद्रियों को अंदर मोड़ते हैं और ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक नई दुनिया हमारे भीतर ही दिखती है। यावान वै अयम आकाशः तावान एष हृदये आकाशः। ये जो इतना महान विशाल आकाश है, वह आकाश मेरे हृदय में भी है। अस्मिन अंतः एव उभे द्यावा पृथ्वी। ये जो बहुत विशाल पृथ्वी है, इतना बड़ा आकाश है, वो मेरे हृदय में ही स्थित है। और फिर अंतर्मुखी दृष्टि में जो ध्यान से जो हमें देखने में जो सत्य दिखता है, वो अद्भुत है। एक जो ब्रह्म की सत्ता है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो सृजंतो, कि जो सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है,
सबसे महान से सबसे बड़े से भी बड़ा है, वही हर जीव के हर पदार्थ के अंतःकरण में स्थित है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो उसके अनंत पैर हैं, उसके अनंत आंखें हैं, उसके अनंत सिर और मुख हैं, वो सब कुछ को समावेशित करके सबको छा करके उपस्थित है। और फिर अगर ध्यान से देखें तो जो बाहर की आंखों को जो भेद दिखता है कि सब विविध है, अलग अलग है, चलने खाने पीने समय सब आकार अलग है, जीव जंतु सब इतने भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर हम अंतर्मुखी दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण एक रस्ता समरसता एक सूत्रता दिखता है। परिविश्वा भुवनानि आयम ऋतस्य तंतुम विततम वृषेकम, ये अथर्ववेद का मंत्र है, अद्भुत मंत्र है कि परिविश्वा भुवनानि, ये जो हमारी आंखें विश्व देखती हैं वही नहीं है, अनंत विश्व है, अनंत ब्रह्मांड, उन सब की परिक्रमा करके मैं अपने विचारों से आया हूं और देखा है मैंने कि एक ऋतस्य तंतुम, जो सत्य का एक तंतु है, एक जाल है जो कि सबको समेटे हुए है, और अनंत नाम ध्येयाय सर्वाकार विधाई ने समस्त मंत्र वाच्याय विश्वैक पतये नमः। तो जितने नाम हैं, जितने आकार हैं, वो सब एक ही सूत्र में है, एक ही शक्ति के हैं। जितनी भी आवाजें निकलती हैं, जितनी भी स्तुतियां निकलते हैं, जितने मंत्र निकलते हैं, सब एक ही स्रोत की तरफ जा रहे हैं, एक ही स्रोत से निकले हुए हैं और एक ही जगह जा रहे हैं। तो जो ज्ञान चक्षुओं से देखने वाले हैं, जो आत्म ज्योति में के प्रकाश में देखने वाले हैं, जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं है, उनके लिए ये जो हम बाहरी दुनिया में जीने वाले लोग हैं, जिनके लिए अयम निजः परो वेति गणना की बात आती है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है, उस तरह का जो भेद है, उस तरह का जो कन्फ्लिक्ट है, वो नहीं होता है, बल्कि विविधताओं के बीच में एक बहुत समरस एकता, एक सूत्रता दिखती है। सभी तरह के जो तनाव हैं, द्वंद्व हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। हम कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो अब केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुख की शांति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि समष्टि के लिए करते हैं। केवल मानव मात्र के लिए ही नहीं कि सारे मानव को मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, बल्कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, नदी पहाड़, वो सब हमारे हिस्सा बन जाते हैं। शम नो भव द्विपदे शम चतुष्पदे, हे ईश्वर कल्याण हो सारे जो 2 पैर वाले हैं वो उनका भी, जो 4 पैर वाले हैं उनका भी। ओम द्योः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति। तो जो हम कल्पना करते हैं सुख की, समृद्धि की, वो अकेले की नहीं करते, हम समष्टि करते हैं। और केवल वसुधैव कुटुंबकम का भाव है वो केवल मनुष्यों के लिए है, लेकिन जो दार्शनिक है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके मन में चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, ब्रह्मांड पूरा का पूरा एक ही सूत्र है, एक ही, उसे कहते हैं विश्वम भवत्येक नीडम, विश्व पूरा समूचा ब्रह्मांड एक ही घोंसला है जिसमें हम सब अपना आधार बनाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की ऐसी अद्भुत विशेषता है जो कि विश्व भर में मैंने कहीं नहीं पाया, और उसके बारे में आप कल्पना करिए तो रोमांच हो आता है कि किस तरह की दार्शनिकता थी, किस तरह की दृष्टि थी, किस तरह की दूरदर्शिता थी हमारे पूर्वजों में। धन्यवाद निवेदिता जी। बहुत अच्छा, आपने कविता सुनाने को मना कर दिया, बट आपकी जो वार्तालाप है वही एक कविता है। मतलब इतने मधुर तरीके से आप सब चीजें हमको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। बहुत सारे सदस्य भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है वार्तालाप। आभा सिन्हा जी कह रहे हैं आज एक विद्वान का साक्षात्कार हुआ। पूनम शर्मा जी कह रही हैं बहुत सुंदर व्याख्या। रश्मि अग्रवाल जी कह रही हैं उत्तम विचार, सराहनीय। नीलम प्रभा देवगन जी कह रही हैं अ ग्रेट वैदिक स्कॉलर। और आभा सिन्हा जी कह रही हैं अद्भुत दर्शन। राजीव प्रकट जी कह रहे हैं बहुत सुंदर विश्लेषण। गायत्री जोशी जी कह रही हैं भारतीय संस्कृति की गरिमा, वाह। बहुत अच्छे सब लोगों ने
कमेंट्स भी करे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और थोड़ा आपके जो कार्य क्षेत्र के बारे में एक प्रश्न था जो कि पहले से ड्राफ्ट किया हुआ है, पढ़ करके ही सुना रही हूँ थोड़ा। तो आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उच्चतम पद पर रहे हैं। परिषद विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विदेशों में भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। भारत के लिए कल्चरल डिप्लोमेसी की विशेष महत्व क्या है आज? जी, धन्यवाद नेता जी। मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश के लिए, जो कि अभी आर्थिक रूप से विकासशील है, और हालांकि हमारी आर्थिक जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, और एक हम आर्थिक शक्ति के रूप में भी हमारी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी, जो रियली हमारी जो स्ट्रेटेजिक असेट है, वो हमारी कल्चर का है। और तो लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से वो आए हैं सरकार में दिल्ली में, तब से उन्होंने एक मतलब स्वदेश प्रयास किया है कि भारतीयों के मन में भारत की संस्कृति के प्रति गर्व बढ़ाया जाए, गर्व का बोध कराया जाए। और इसीलिए वो विश्व भर के जो अपने जो डिप्लोमेटिक कार्यक्रम होते हैं उनमें हिंदी में बोलते हैं, और वो निसंकोच वेदों से, उपनिषदों से और भारतीय भाषाओं से वो कोट करते हैं। और उनका एक बहुत पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनका अभियान था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उसको प्रतिष्ठापित करना। तो ये था। ऐसे ही उनके ही प्रयास से कुंभ मेला को यूनेस्को में रिकॉग्निशन मिला कि वो एक इंटेलिजिबल हेरिटेज है पूरे विश्व का। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को उन्होंने प्रयाग में किया कि जिससे कि सारे जो भारतीय हैं वो आए और कुंभ मेला का अनुभव ले। उसी के उपलक्ष्य में आईसीसीआर की ओर से एक विश्व सहभागिता का आयोजन किया गया, जिसमें हर दुनिया के देश से एक आदमी जो कि इंडियन ओरिजिन का नहीं है उसको बुलाया गया, जिससे कि वो भी कुंभ का जो एक वैश्विक महत्व है वो अनुभव करें। तो 187 देशों के लोग आए और उन्होंने कुंभ का अनुभव किया। ऐसे ही मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि महात्मा गांधी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वैष्णव जन तो तेने कहिए उसको दुनिया के हर देश में वहां के जो सबसे प्रतिष्ठित सिंगर्स हैं उनसे उनका रिसाइटल कराया गया। हाँ, तो वैष्णव जन भारत के प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से हर देश में गाया गया पिछले 2019 में। ऐसे ही उन्होंने, मोदी जी ने जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको डिप्लोमेसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाया है, एक सेंट्रल पॉइंट बनाया है। आपको याद होगा कि जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो उनके लिए गंगा में आरती का आयोजन किया गया। ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेशन किया गया तो उसमें थाईलैंड की महाराज कुमारी हैं उनको आमंत्रित किया गया। इसी तरह से 2015 में दुनिया भर के जो इंडोलॉजिस्ट हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक सम्मान की स्थापना हुई। ऐसे ही विश्व संस्कृत सम्मान की स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव स्थापित किया गया 2015 में। हिंदू और बौद्ध इन दोनों के बीच में संवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शुरू किया गया। विश्वनाथ टेम्पल का जो कॉरिडोर बन रहा है वो भी कई सौ वर्षों के बाद उस तरह से उसमें काम हो रहा है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। अभी जो नई शिक्षा नीति के बारे में बताया कि वो पहली बार उसमें भारतीय संस्कृति को और भारतीय जो पारंपरिक ज्ञान है उसको महत्ता दी गई है, भारतीय भाषाओं को महत्ता दी गई है। तो ये बहुत ही हमारे लिए जो फॉरेन सर्विस के लोग हैं उनके लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय संस्कृति अब केंद्र में है। और आपने देखा होगा कि जब ब्राजील को हमने वैक्सीन भेजा तो वहां से आया कि हनुमान लेके जा रहे हैं, संजीवनी बूटी उस तरीके से एक प्लेन है वो सब वैक्सीन लेके आ रही है।
आपने देखा होगा कि कई देश हैं जो कि नमस्ते, वहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री को नमस्ते करते हैं और हिंदी में या गुजराती में उनको ग्रीट करते हैं। तो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का जो महत्व है वो विश्व भर में बढ़ रहा है। और केवल ये हिंदू धर्म की ही बात नहीं है, मैं इसको आपके श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति है वो बहुत विविधतापूर्ण है। हाँ, भारत की संस्कृति का जो आधार है और जो सबसे पुराना जो स्लेट है वो तो वैदिक संस्कृति का है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे हैं जो कि चित्र बने हैं विभिन्न धर्मों के, भाषाओं के, बहुत तरह के। तो भारत की जो संस्कृति है वो बहुत बहुवादी है, बहुलतावादी है, विविधतापूर्ण है। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे वो सऊदी अरेबिया गए थे तो उन्होंने वहां के किंग को एक बहुत ही खास तोहफा दिया। हाँ, वो था केरल में एक मस्जिद है चिरामन मॉस्क जो कि 629 ईस्वी सन में बनी थी, 629 AD। हाँ, जो कि दुनिया के सबसे पुराने मस्जिदों में से एक है। तो उसकी एक सोने की रेप्लिका दी गई। तो इसका संदेश था कि भारत का जो इस्लामिक हेरिटेज है वो दुनिया में सबसे पुराना हेरिटेज है। ऐसे ही दाराशिकोह के ऊपर और सूफीज्म के ऊपर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किए गए। आपको सुन के सुखद आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 6 इस्लामिक कंट्रीज ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है और 2 देश ऐसे हैं जो कि 100% सुन्नी मुस्लिम्स हैं, सऊदी अरेबिया और मालदीव्स। ऐसे ही अफगानिस्तान ने, यूएई ने, बहरीन ने, पैलेस्टाइन ने, 6 इस्लामिक कंट्रीज ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी भारत के नेता को इस तरह का सम्मान मुस्लिम देशों ने की ओर से मिला है। अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ जो कि भारत का जो दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक सहयोग है, जो प्रोजेक्ट्स में, स्कॉलरशिप में, ट्रेनिंग प्रोग्राम वो हम लोग हैंडल करते हैं, जो साउथ की कोऑपरेशन की स्पिरिट है, तो उसमें भी कल्चर की ही बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि पिछले 70 साल में किसी ने उसको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ही जब बात करते हैं कि हम किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं या किसी के साथ हम सहयोग कर रहे हैं तो वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कर रहे हैं, क्योंकि भारत अभी भी गरीबी से जूझ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अब उनके पास सुविधाएं नहीं है। हाँ, तो हम जो अपनी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों को और दूसरे लोगों को हम मदद करते हैं, क्योंकि हम उस तरह की विराट भावना से प्रेरित रहे हैं सांस्कृतिक रूप से। और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि देश के आजाद होने से पहले ही 1946 में हमारा सबसे पहला स्कॉलरशिप प्रोग्राम दूसरे देशों के लिए शुरू हुआ था और ICCR की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के 1950 अप्रैल में। हाँ, ये हम हमारे रिपब्लिक बनने के कुछ हफ्तों की ही बात है। हम एक डोनर कंट्री नहीं है, हम एक बहुत धनी देश नहीं है, लेकिन हम एक संस्कृति से प्रेरित हैं जिसमें कि हमने विश्व को एक परिवार माना है और इसीलिए हम अपने कष्ट को ध्यान में रखते हुए भी हम दूसरों को मदद करते हैं। आज जो भारत का जो सहयोग है दूसरे देशों के लिए वो काफी महत्वपूर्ण है। हम लाइंस ऑफ क्रेडिट देते हैं करीब $31.6 बिलियन, मतलब कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा सब्सिडाइज्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम चल रहा है। करीब 64 देशों को करीब 650 प्रोजेक्ट्स हैं, करीब $4-5 बिलियन के हमारे ग्रांट फंडेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम कैपेसिटी बिल्डिंग में करीब 14,000 स्कॉलरशिप देते हैं विदेशी नागरिकों को इंडिया में आकर के ट्रेनिंग लेने के लिए और करीब 9,500 यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप देते हैं कि वहाँ विदेशों के बच्चे आकर के भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन लें। ऐसे ही कल्चर और हेरिटेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में हम लोग इन्वॉल्व हैं कि 50 कल्चरल प्रोजेक्ट्स विदेशों में हमने बनाए हैं, रेस्टोर किया है और कई 50 प्रोजेक्ट हैं जो कि चल रहे हैं। ऐसे ही जब भी कोई रिचुअल कमेटी आती है, कोई ह्यूमैनिटेरियन इशू होता है तो भारत हमेशा सबसे आगे
खास करके अपने अपने साउथ एशियन रीजन में सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला रहा है। अभी जैसे कोरोना का संकट चल रहा है, तो हालांकि भारत में भी शुरुआत में काफी गंभीर समस्या थी और हम भी अब काफी चिंतित थे कि यहाँ कैसे इवॉल्व होगा, हमारे देश में कैसे इसको लोग हैंडल करेंगे। लेकिन जो देश के भीतर प्रयास चल रहे थे, उसके साथ साथ ही भारत ने 150 देशों को कोरोना से रिलेटेड दवाइयां और टेस्ट किट्स और पीपीई और वेंटिलेटर्स उन्होंने दिए। अभी जो वैक्सीन मैत्री चल रही है, तो ये हालांकि अपने देश के भीतर ही 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं आने वाले 6 महीनों में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। लेकिन इसके साथ ही हम अन्य सभी देशों को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम कोवैक्स जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, उसमें 1.1 बिलियन डोजेज हम देंगे और कई 72 देशों को हम 6 करोड़ डोजेज दे चुके हैं वैक्सीन के। भारत एक अकेला ही देश है जो कि इस संकट के समय में भी वैक्सीन न केवल अपने लोगों को मुहैया करा रहा है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों को भी दे रहा है। तो ये भारत की संस्कृति की ही प्रेरणा है, और जो दर्शन की प्रेरणा है, उसी के चलते भारत आज दुनिया भर में सम्मान का पात्र है। तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव हमारी विदेश नीति पर आज सबसे ज्यादा दिख रहा है। जी मिश्रा जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत चीजें हम लोगों को बताई और बहुत अच्छा लगा सुन के। एक अलग थॉट प्रोसेस है, मैं शेयर करना चाहती हूँ और मैं आपके विचार जरूर सुनना चाहूंगी उस चीज में। एक अर्थ सेवियर्स करके फाउंडेशन है, जहाँ 500 ऐसे लोग हैं, और मिस्टर रवि कालरा है वहां के संस्थापक। 500 ऐसे लोग हैं जिनका कोई घर बार नहीं है, सड़क के किनारे से उठा करके उन्होंने अपने यहाँ पर आश्रय दिया है उनको, अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में लोगों को। और वो पूरा एक फरीदाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे है उनका आश्रम। हर आए दिन वहां के जो कार्यकर्ता हैं हमको मैसेज करते हैं, कृपया करके कुछ धन भेज दीजिए ताकि हम इनके लिए कुछ जुगाड़ कर पाए। बारिश में पूरा आश्रम टूट गया है और वो हर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन संघर्ष की स्थिति में। एक भूखा आदमी जिसको पैसे नहीं है, जो सड़क के किनारे है, उसके लिए इंडियन कल्चर, संस्कृति की बातें कितना महत्व रखती। नहीं, ये तो सही है कि भारत में जो भोजन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जैसे कहते हैं कि जो भूखा है वो ग्रामर तो नहीं खाएगा, व्याकरण तो नहीं खाएगा, जो प्यासा है उसको काव्य का रस का तो आनंद नहीं मिलेगा, काव्य का रस तो नहीं पिएगा। तो जो इस तरह से आर्थिक संकट से पीड़ित लोग हैं, उनके सामने तो संकट है। और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे देश में सबको आगे आना चाहिए कि जो इस तरह से बहुत ही उपेक्षित लोग हैं और वो इस तरह से उनको आर्थिक रूप से संकट है, तो हमको समाज का दायित्व बनता है कि हम कोई किसी तरह से उनकी मदद करें। मेरे ख्याल से केवल समाज का, हम सबका, सब लोगों का ही दायित्व बनता है। बिल्कुल। और है ना, अगर सब लोग आगे बढ़ करके आएंगे तो इन लोगों की मदद होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज में कोई एक व्यक्ति, रवि कालरा जी जैसे व्यक्ति, अगर ऐसे लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं, हम उनको भगवान बना देते हैं। हम कहते हैं ये तो भगवान है, हम उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन हमको ये नहीं लगता कि हम सब भी अगर आगे आकर के अपना थोड़ा थोड़ा श्रम दान करेंगे, थोड़ा थोड़ा अर्थ दान करें, तो शायद वो जो रवि कालरा जी की अकेले की प्रॉब्लम हमने बना के रख दी है 500 लोगों की, वो हम सब में डिवाइड हो जाए वो चीज, और हम सब मिलकर के उस चीज में कुछ कर सकते हैं। तो मैं बार बार हमारे पटल के जरिए भी बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि ऐसे एनजीओस की मदद करें, ऐसे एनजीओस के लिए सामने आए। आपसे एक जो हमारा जो भारतीय प्राचीन आध्यात्मिक चिंतन है, उसका आधुनिक जीवन में क्या महत्व है आपके विचार से? जी, निवेदिता जी, जो मेरे विचार में जो एक मूल
भावना है भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का, उसमें मैं समझता हूँ कि जो कष्ट है, जो भूख है, वो अलग बात है। हाँ, कि वो तो सबसे मतलब अपरिहार्य आवश्यकता है, और उसको उसके खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो जो शरीर की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के बाद हम जो संकट हम झेलते हैं, जो दुख पाते हैं, उनका जो मूल है वो हमारी बहिर्मुखी दृष्टि है। हाँ, वो जो हमारे दार्शनिक ऋषि हैं, वो बोलते हैं कि जो दुखों का मूल है वो अज्ञान है। और छंदोग्य उपनिषद में एक है वृत्तांत कि यथा हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञा ऊपरी ऊपरी संचरन्ते न विंदेयु। हाँ, कि जैसे कोई किसान है जो कि अपने खेत को अच्छी तरीके से नहीं जानता है, और ये नहीं जानता है कि उसके खेत में बहुत बड़ा खजाना दबा पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो गरीब उसी खेत पे इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उसके खेत के जमीन के नीचे वो इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो भटकता रहता है, और उसको वो लाभ होना चाहिए, वो नहीं उठा पाता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथांधा। हाँ, कि अज्ञानता के वश वो अपने आप को समझ लेता है कि हम बहुत विद्वान हैं, और वो फिर दूसरों को नेतृत्व देने लगता है, और उसका असर ये होता है कि जैसे एक अंधा है, वो दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा हो, तो सब लड़ते भिड़ते और कष्ट पाते रहते हैं। तो जो ज्ञान का महत्व है, वस्तु स्थिति को समझने का जो उसकी जो अनिवार्यता है, ये हमारे दर्शन में, हमारे आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बार बार उभर कर आता है। अच्छा, और फिर ये है कि अगर हम जो बहिर्मुखी आकर्षण है, जो इंद्रियों की तुष्टि के लिए हम भागते फिरेंगे, तो ये हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव से बताया था कि उनका अंत नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। कि हम कामनाओं के उनको चाहे कि उनको शांत करते रहे, तो जैसे आग में हम घी डालते रहे तो वो आग कभी शांत नहीं होगी, आग बुझेगी नहीं। तो वैसे ही कामनाओं के उपभोग से उसको शांति नहीं हो सकती। नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। हाँ, कि अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो जो राग है, जो लगाव है, उससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम। हाँ, कि जो असली सुख है वो त्याग में ही है। हाँ, जो हम लालसा के बंधन में बंध जाते हैं, तो उसमें हम धीरे अपने मन को शांति नहीं पा सकते हैं। और दूसरा ये पक्ष है कि अगर हम बहुत संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं, तो निस्संदेह हम दुख पाएंगे। यो वै भूमा तत्सुखम। भूमा मतलब विराट, जो विराट अनंत दृष्टि है, यो वै भूमा तत्सुखम। जो विराट है, जो विशाल है, जो महान है, अविच्छिन्न है, वही सुख है। नाल्पे सुख मस्ती। अगर क्षुद्र भाव है, छोटापन है, तुच्छता है, तो उसमें सुख नहीं है। तो जो उदार विराट दृष्टि के बिना दुखों का, संताप का अंत है ही नहीं। चाहे व्यक्तिगत दुख हो, समाजगत दुख हो, मनुष्य और प्रकृति के बीच का तनाव हो, सबकी शांति के लिए क्षणिक इंद्रिय जन्य सुखों को, उनके पीछे भागना हमें बंद करना होगा, और अत्यंत स्वार्थमय संकीर्ण मानसिकता से उबरना होगा। संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानध्वं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसा कि भावती मोदी जी ने उसको बहुत खूबसूरती से जो वैदिक मंत्र है उसको अनुवाद कर दिया है। तो ये एक राजनीतिक नारा मात्र नहीं है, ये एक दर्शन है। और मैं समझता हूँ कि भारत इतना विविधतापूर्ण है, जिसमें गरीब भी है, धनी भी है, बहुत तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह के धर्म मानने वाले हैं। तो इतनी विविधतापूर्ण देश में आप किसी को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए
सबको साथ ले करके ही आगे बढ़ने में ही हमारा भविष्य है। और इसमें न केवल भारत का बल्कि समूचे विश्व के जो विकास और प्रगति का जो रास्ता है वो यही है। हाँ, कि अगर सब केवल केवल अपने स्वार्थ में और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे तो किसी को शांति नहीं मिलेगी। शांति हाँ, तो आध्यात्मिकता का महत्व हम कभी कम नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद नेता जी। आज इस कार्यक्रम में हमने इतनी संस्कृत सुनी है जो कि हमने बहुत दिनों से इतनी संस्कृत सुनी ही नहीं। तो आप संस्कृत के ज्ञाता हैं और संस्कृत बहुत सारी भाषाओं की जननी है, लेकिन उसकी अवस्था ये हो गई है कि केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित होकर के रह गई। हम संस्कृत भाषा के लिए क्या कर रहे हैं हमारे देश में, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। धन्यवाद नेता जी। ये प्रश्न आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब हर भारतीय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भारत के लिए एक सामान्य भाषा मात्र नहीं है। इसमें कहते हैं कि वाग वही ब्रह्म वाचम उपास्वइति, कि जो ये केवल माध्यम नहीं है कि हम सूचनाएं एक दूसरे से भेजें और केवल अपने विचार हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा लें। अगर वैसे करना होगा तो हम बिना बोले भी कर सकते हैं, रोबोट के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, सीरी सारा ट्रांसलेशन कर सकती है। लेकिन जो संस्कृत भाषा का महत्व है वो भारतीयों के लिए खास करके और भारत के संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देववाणी स्वयं में ही भारत की चिंतन और दर्शन का उद्गम है। ये उपासना का विषय है। जैसे ब्रह्म है वैसे ही संस्कृत भाषा भी, वाणी भी अनंत शक्ति और प्रभाव वाली है। और ये दुर्भाग्य है कि आज जो आम लोगों के मन में धारणा है कि वो केवल रिचुअल्स की भाषा है और खाली पूजा पाठ और अर्चना के लिए ही उसकी जरूरत है, ये गलत है। क्योंकि चाहे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए जो भी ज्ञान चाहिए वो सब इसमें है। और 13वीं शताब्दी से पहले भारतीय समाज की जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो कुछ भी ज्ञान आवश्यक था वह सब संस्कृत में मिलता रहा था 13वीं शताब्दी तक। और जो भी नए नए आविष्कार हो रहे थे, जो नए विचार दुनिया भर में कहीं भी आ रहे थे, उन सब को समावेशित करने का प्रयास संस्कृत में होता रहा था। कि चाहे नए तरह के नाटक हो, नई तरह के साहित्य हो, नए हेल्थ केयर हो, मेडिसिन हो, वो सब संस्कृत में, साहित्य में मिलता रहा था 13वीं शताब्दी तक। लेकिन जब इस्लामिक इन्वेजन चालू हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेजों का राज्य हुआ, तो फिर संस्कृत को वो नयापन, जो नई ऊर्जा लगातार मिलती रही थी, नया नया साहित्य जो उसमें उत्पन्न होता रहा था, वो बंद हो गया। और ये परंपरा टूट गई। जो संस्कृत का जो सतत पुनर्नवीकरण हुआ करता था वो बंद हो गया। और ये समस्या केवल संस्कृत की ही नहीं है, वो हिंदी की भी है और सभी भारतीय भाषाओं की है। कि ये चुनौती हो गई कि भारतीय भाषाओं में जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट थॉट्स हैं, वो उन भारतीय भाषाओं में आने बंद हो गए। भारतीय भाषाओं में उनको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, उनसे संबंधित जो समसामयिक विषय है, उन पे लिखना, पढ़ना और साहित्य की रचना बंद हो गई। तो इसलिए एक गैप तो जरूर आ गया है और ये सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज। तो जो आधुनिक जीवन में जो अनिवार्य ज्ञान है, विज्ञान है, उच्च शिक्षा की सामग्री है, वो जब तक भारतीय भाषाओं में या संस्कृत में उपलब्ध नहीं होगी तो ये कमी तो खलेगी। क्योंकि हमको अगर अंग्रेजी पढ़ना, हमको अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है या मेडिसिन पढ़ना है या लॉ पढ़ना है, तो कहाँ हिंदी में या संस्कृत में या तेलुगु में या गुजराती में बुक्स अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये समस्या, ये संकोच, ये हीन भावना सभी भाषाओं में है। लेकिन तो ये मैं समझता हूँ कि
हमें संस्कृत को विशेष रूप से पुनर्जीवित करना है और उसको नई ऊर्जा देनी है, क्योंकि भारत को एक आध्यात्मिक स्वरूप जो दिया वो सबसे पहले संस्कृत ने ही दिया। यजुर्वेद में एक मंत्र है, यस्ये में हेमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो जो हिमालय से लेकर के समुद्र तक विस्तृत है, जिसकी दोनों दिशाएं हैं, वो जिसकी बाहुएं हैं, उस दैवी अस्मिता को हम प्रणाम करते हैं। तो जो भारत की जो आध्यात्मिक स्वरूप की कल्पना है वो यजुर्वेद से है, संस्कृत में है। ऐसे ही संस्कृत में जो शब्दों की उत्पत्ति होती है वो गुणों के आधार पर होती है। हाँ, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि काऊ, हाँ, तो ये कोई नहीं बता सकता है कि काऊ जो आवाज निकली वो गाय को कैसे, उसका प्रतीक कैसे है। जबकि संस्कृत में है कि हर शब्द का अर्थ है, और हर शब्द का गुण है, उसके आधार पर शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ना कि जैसे भूमि है, तो भूमि क्यों, क्योंकि यहाँ भवती से भूमि है। धरती भी बोलते हैं क्योंकि वो धारण करती है, धरित्री है। जो ये तो जो गुण है, गुण के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक वस्तु के अनेक गुण होते हैं। कि एक वस्तु के या एक व्यक्ति के केवल एक ही गुण होगा, ये ऐसा नहीं है। एक वस्तु के अनंत गुण हो सकते हैं। ऐसे ही कोई भी गुण केवल एक ही वस्तु का हो या केवल एक ही व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, तो ये मैं समझता हूं कि जैसे जल के लिए संस्कृत में 101 शब्द है, पृथ्वी के लिए 21 शब्द है, 21। और जिस तरीके से गुणों का और शब्दों का कोई ऐसे फिर कोई एक आधिपत्य नहीं है कि एक गुण होगा तो एक ही व्यक्ति का होगा। और जैसे पिता है तो यह पाति सर्वान स पिता, जो सबकी रक्षा करता है वह पिता है। तो जो हमारे शारीरिक पिता हैं वो, उनके अलावा भी शिव भी हमारे पिता हैं, सूर्य भी हमारे पिता हैं। तो इस तरीके से संस्कृत स्वयं में भारत की जो विविधता में एकता है उसका आधार है, उसका बीज है, अमृत बीज है। कि भारत इतनी सहजता से हम विविधता में एकता लेते हैं, तो इसका कारण संस्कृत है। संस्कृत की जो मूल प्रवृत्ति है वो, उसने भारत को अनादिकाल से वो एक सहज रूप में विविधता में एकता को समझना और स्वीकार करना सिखाया है। आज भले ही संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई है, और शायद मैं समझता हूँ कि इसकी संभावना भी बहुत कम है, लेकिन संस्कृत ही एक भाषा है जो कि किसी एक क्षेत्र की, किसी एक प्रदेश की सीमित भाषा नहीं है। जैसे हिंदी है वो कुछ क्षेत्रों के लिए, तमिल है एक जगह के लिए, गुजराती है वो एक प्रदेश से आइडेंटिफाइड है, लेकिन संस्कृत है वो किसी एक प्रदेश की या किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है। संस्कृत का प्रभाव कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ऐसे ही पश्चिम से लेकर पूर्व तक है। तो संस्कृत का प्रभाव पूरे भारत देश में, उसकी संस्कृति में, उसकी कला में, उसकी भाषा में, उसके साहित्य में हम आज भी पाते हैं। कि चाहे तमिल का भी साहित्य हो तो उसमें संस्कृत साहित्य का कितना बड़ा प्रभाव रहा है, चाहे वेदों का, उपनिषदों का, महाभारत का, रामायण का, कालिदास का। तो इन सब का प्रभाव भारत की समस्त भाषाओं पर पड़ा है। समस्त देश की जो कलाएं हैं, जो नाटक है, साहित्य है, उन सब पे संस्कृत का बहुत ही अमिट प्रभाव है। और संस्कृत की जो महत्ता है भारत जैसे देश के लिए, भारत की संस्कृति की एकता के लिए, इसी के चलते संस्कृत हमारे दुश्मनों के द्वारा लगातार प्रहार और चोट पाती रही। संस्कृत पे प्रहार इसीलिए हो रहा है कि
बिना संस्कृत को कमजोर किए, बिना संस्कृत की जड़ खोदे आप भारत की जो जिजीविषा है उसको आप नहीं कम कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि भारत की अस्मिता का मूल है संस्कृत, और उस हाँ, मूल को हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हाँ, मूलम यत्न तो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। कि अगर मूल हाँ, जड़ कट जाता है तो उसको हम न शाखा रहती है न वृक्ष बचता है। तो इसीलिए जो संस्कृत का जो मूल है वो हमें अपने प्राण की तरह से रक्षा करनी चाहिए उसकी। ये मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति है उसमें संस्कृत को विशेष महत्व दिया है अन्य भाषाओं की तरह, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, और इससे संस्कृत को थोड़ी नई ऊर्जा जरूर मिली है। अनिवार्य विषय है संस्कृत अभी? ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसको उसको थोड़ा संबल जरूर मिलेगा नई शिक्षा नीति से। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा संस्कृत के बारे में और भी जाना हमने आपसे। आदरणीय हमारे साथ हमारे सदस्य उपस्थित हैं, और जो नहीं भी उपस्थित हैं वो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। कोई संदेश देना चाहें आप हमारे पटल को, इससे जुड़े सदस्यों को? ये साहित्यिक पटल है। धन्यवाद निवेदा जी। मैं आज के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक संदेश देना चाहूंगा कि भारत बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, और इसमें ये स्वाभाविक है कि विभिन्न लोगों के मत भिन्न हो, उनकी विचारधाराएं भिन्न हो, उनके जीवन की पद्धतियां अलग अलग हो, लेकिन भारत में अनादिकाल से एक बहुत ही स्वस्थ शास्त्रार्थ की, प्रश्नोत्तर की, समीक्षा की, क्रिटिकल रिव्यू की परंपरा रही है, और दूसरे मतों को, दूसरे की विचारधाराओं को हम सम्मान देते रहे हैं समाज में, और जो हमसे सहमत नहीं है विचारों में उसको भी हम आदर से उसको आदर देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, और उसकी स्वतंत्रता का हम आदर करते रहे हैं। कभी विचारों के कारण हमने किसी से द्वेष नहीं किया, विचारों के कारण हमने उसको शत्रु भाव से नहीं ट्रीट किया। ये मैं धीरे धीरे चिंतित होता रहा हूं कि आज जो सादर ससम्मान विचारों का आदान प्रदान की जो परंपरा रही थी वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। और आज हम चाहे टीवी हो या पार्लियामेंट हो या संसद या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, वहां चीखने चिल्लाने की और विरोधियों के प्रति अपशब्द बोलने की, घृणा की और द्वेषपूर्ण जो प्रवृत्ति है वही देखते हैं। ये भारत के लिए उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि जो हमारी वाणी की शक्ति है, अगर हम उसको संयम के साथ इस्तेमाल करें, वाणी की अहिंसा का अगर हम अभ्यास करें, तो जो कि मुफ्त है हम सबके पास और उसमें कोई कुछ खर्चा नहीं जा रहा है, तो अगर हम इसका अभ्यास करें तो भारत के में जो सामाजिक सौहार्द है, जो तनाव है, वो अपने आप काफी कम हो जाएगा। चलाओ संभल कर तेगे जुबां को, चलाओ संभल कर तेगे जुबां को, जुबां के जख्म का मरहम नहीं है। वाह। जुबां के जख्म का मरहम नहीं है। तो जो हम अप्रिय और कटु और जानबूझ के दुख पहुंचाने वाले, अपमानित करने वाले शब्द बोलते हैं, उनका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है, और वो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए ठीक नहीं है। तो अगर हम अपने वाणी को थोड़ा संयम से उपयोग करें और हम मीठी बाली बोली बोले, तो जितने भी हमारे विचार हों अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जो व्यक्तिगत रूप से सौहार्द है वो नष्ट नहीं होने देंगे। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया कि विचार अलग हो सकते हैं, हम लोग सब भिन्न भिन्न तरह के प्राणी हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने विचार अगर प्रस्तुत करें तो वाणी को संयम में रख करके सुंदर शब्दों के साथ भी विचार अपने रखे जा सकते हैं, संयम के साथ। बहुत सुंदर संदेश, और बहुत अच्छा लगा आपने अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल के आज जो अनुगुंज को दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। हम सब श्रोताओं के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार अनुगुंज की तरफ से, बहुत बहुत आभार।
हम इस कार्यक्रम को अंत करें। धन्यवाद।